राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है वह एक घोनुजा की कहानी है। आपको तो पता ही होगा, घोनुजा की कहानी शिक्षाप्रद होने के साथ साथ बहुत ही मजेदार भी होती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। घोनुजा बड़ा ही खुश मन से राज दरबार से अपने घर की ओर जा रहे थे। महाराज ने उन्हें एक भैंस इनाम में जो दी थी। भैंस बड़ी ही मस्त मोटी ताजी थी, दूध भी खूब देती थी। घोनुजा अपने हाथ में भैंस के गले की रस्सी थामे मस्त चाल में चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बिरजू मिल गया। बिरजू उनके बचपन का दोस्त और पड़ोसी भी था। जब से घोनुजा राज दरबार में नौकरी करने लगे थे, तब से उनका बिरजू से मिलना जुलना थोड़ा कम ही हो पाता था। बिरजू घोनुजा के दिन और रात चौगुनी तरक्की को देखकर उनसे मन ही मन जलने लगा था और पीठ पीछे उनकी शिकायत करने से भी नहीं चूकता था। जब भी मौका मिलता तो कह बैठता, अरे घोनुजा, कल तक रोटी के लिए मारा मारा फिरता था, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। कई बार तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खिला दिया करता था। आखिर वे मेरा बचपन का दोस्त जो ठहरा। घोनुजा को अब इस तरह की बातों का पता चलता तो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि तीनों बातें सही भी थी। वे गरीबी में पले थे, कई बार भूखे रहकर दिन गुजारा था। बिरजू उनका बचपन का मित्र था और अक्सर अपने घर ले जाकर अपने साथ बिठाकर उन्हें भोजन करा चुका था। बिरजू को देखकर घोनुजा बड़ा ही प्रसन्न हो गया और बिरजू का कुशल मंगल पूछने लगे। बिरजू ने औपचारिकतावश उनकी बातों का जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों ही आंखें इस शानदार भैंस पर टिकी रही। बिरजू ने उनसे पूछा, क्यों भाई घोनुजा, ये भैंस कितने में ली? घोनुजा ने सहजता से जवाब दिया, अरे भाई बिरजू, अभी घोनुजा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि भैंस खरीदे। ये तो आज राज दरबार में राजा ने मेरी एक बात पर खुश होकर मुझे इनाम में दी है। अब मुझे भी तुम्हारी तरह घर में दूध, दही, घी, मक्खन का मजा मिलेगा। बिरजू के साथ ही घोनुजा अपने घर आए और भैंस के लिए खूंटा गाड़ने का काम में लग गए। बिरजू को लगा घोनुजा उनकी उपेक्षा कर रहा है, यानी अपमान कर रहा है, इसलिए वे घोनुजा से ये कहकर विदा हो गया कि घर में कुछ जरूरी काम है जिसे अभी ही कर लेना जरूरी है। घोनुजा ने सहज होकर कहा, हाँ भैया, जरूरी है तो पहले उसे निपटा लो, हमारा मिलना जुलना तो चलता रहेगा। बिरजू ने इसे भी अपनी उपेक्षा ही समझा। उसने मन ही मन सोचा, ये घोनुजा एक भैंस क्या ले आया, इतना इतराने लगा है। इतने दिनों के बाद मैं इसके दरवाजे पर आया हूँ, पीने को पानी के लिए पूछना तो दूर, बैठने तक के लिए नहीं कहा। वह मन ही मन कूदते हुए अपने घर चला गया। घोनुजा से जला भुना बिरजू जब भी अवसर मिलता तो लोगों से घोनुजा की बुराइयां के किस्से नमक मिर्ची लगाकर बताता रहता। घर में भैंस आ जाने से घोनुजा की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। वे राज दरबार जाने से पहले भैंस की कूटी छानी लगाते, पानी पिलाते और शाम को दरबार से निकलते ही सीधे घर आते और भैंस को नहलाते धुलाते और उसकी कूटी छानी करने में लग जाते। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। मेले में गांव के मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था थी और अच्छे रखरखाव वाले मवेशियों की भी प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण में राजा की भैंसें भी शामिल हुई और बिरजू की भैंस भी थी, लेकिन घोनुजा की भैंस को स्वास्थ्य और रखरखाव दोनों की दृष्टि से अव्वल घोषित किया गया। इस बात से बिरजू और ज्यादा चिड़चिड़ा गया। उसने एक कुटिल चाल चल दी। बिरजू ने राजा की भैंसों के साथ प्रतियोगिता में आए मवेशी अधिकारी के कान में भरते हुए कहा, इस पुरस्कार से घोनुजा इतराने लगे हैं और अपने को महाराज से भी ज्यादा समझदार समझने लगा है।
कह रहा है कि भैंस पालना उसके बूते की बात नहीं। देख लिया ना, महाराज की भैंस भी मेरी भैंस का मुकाबला नहीं कर पाई। बिरजू ने ग्रामीणों के कान में भी ये बात दोहराई और मेले से अपनी भैंस लेकर अपने घर लौट आया। गांव में बात फैलते देर न लगती। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में गोनूजा की भैंस के अव्वल आने की खबर फैली तो उतनी ही तेजी से ये बात भी फैली। गोनूजा कहते हैं, भैंस पालने की ताकत तो महाराज में भी नहीं है। ये चर्चा फैली तो महाराज तक भी बात पहुंची। राजा को इस बात पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ। गोनूजा उनके बारे में ऐसी बातें भी बोल सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के पशु अधिकारी से पशु मेले के बारे में जानकारियां हासिल की, तब उस अधिकारी ने भी गोनूजा की भैंस की अव्वल लाने और गोनूजा द्वारा अकड़ में आकर महाराज के विरुद्ध टिप्पणी करने की बात बताई। अब राजा को अपने अधिकारी के बात पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहा। गुप्तचरों से तो उन्होंने पहले ही गोनूजा के गांव में फैली चर्चा की पूरी जानकारी हो चुकी थी। क्रोध में आकर राजा ने गोनूजा की भैंस को मरवा देने का आदेश दिया, अपने खास पहरेदारियों को दिया। इस बीच गोनूजा को भी गांव में उड़ी अफवाह का पता चल चुका था। वे इस अफवाह के बारे में महाराज को सफाई देते, उससे पहले ही उस बेचारे की भैंस को मरवा दिया गया। गोनूजा सख्ती में आ गई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, महाराज से भी नहीं कहा। चमार को बुलाकर उन्होंने भैंस की खाल उतरवा ली और भैंस के शव को खेत में गड़वा दिया। भैंस की खाल को लेकर गोनूजा गांव के दूर पार पहुंचे और वहां एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को पेड़ की डालों पर पसार दिया और वे रोज रात को उस पेड़ के पास पहुंचते और पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को छूकर संकल्प लेते थे कि जब तक इस भैंस को मरवाने वालों से वे बदला नहीं लेंगे, तब तक रात को चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसी तरह 10 दिन बीत गए। 11वें दिन अमावस्या की रात आई। गोनूजा पेड़ पर चढ़े हुए थे। कुछ चोर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गोनूजा ने ऊपर से ही अनुमान लगाया, कम से कम 4 चोर होंगे। चोरों में से एक ने दब जला ली और दब की हल्की रोशनी में वे चोरी का माल आपस में बांटने लगे। गोनूजा भैंस के खाल थामे थोड़ा सा झुककर ये देखने की कोशिश करने लगे कि चोर आपस में क्या बांट रहे हैं। गोनूजा के झुकते ही चोरों ने एक थैली पलटी और थैली से अशर्फियां गिरने लगी। छन 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 अशर्फियों की दमक से गोनूजा विस्मित हो गए और डाल से उनका पांव फिसल गया। पेड़ से गिरने से बचने की कोशिश में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने भैंस की खाल छोड़ दी और पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ये सब इतनी तेजी से घटित हुआ कि गोनूजा को समझ भी नहीं आया कि क्या हो गया। भैंस की खाल पेड़ पर धूप में सूखकर कड़ी हो चुकी थी। गोनूजा के हाथ से छूटते ही ये खाल पेड़ की डाल पर पत्तों से टकराती अजीब आवाज पैदा करती हुई चोरों पर गिरी। चोर इसे प्रेत लीला समझकर वहां से 9-2-11 हो गए। पैर रखकर सिर पे पैर रखकर भागे। गोनूजा ने देखा चोर बिना पीछे मुड़े भागते जा रहे हैं, अतः घने अंधकार में गायब हो गए। काफी देर तक गोनूजा पेड़ की डाल पर बैठे अपने को संयत करते रहे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि चोर अब वापस नहीं आएंगे, तब उन्होंने चोरों का पूरा सामान देखा जिसके बंटवारे के लिए पेड़ के नीचे वे इकट्ठा हुए थे। गोनूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सामने सोने की सरफियों का ढेर लगा था, जेवर की थैलियां पड़ी थी। गोनूजा के सामने समस्या थी, ये धन वह कैसे अपने घर लेकर जाए। अतः उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और उसके गले वाले भाग को बांधकर उसमें सारा धन समेट लिया। फिर अच्छी तरह से गांठ लगाकर सिर पर रख लिया और अपने घर वापस आ गए।
घर पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। पेड़ों पर चिड़ियों का आवाज शुरू हो गई। घर पहुंचने पर घोनुजा जाने संतोष की सांस ली। उन्होंने रास्ते में किसी ने नहीं देखा। घोनुजा जाने मन में ही मन सोचा, ईश्वर की कृपा है उन्हें इतना धन प्राप्त हो गया। अचानक ही अब उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उनके पास सोने के कितनी अशर्फियां है। ये जानना चाहिए। जेवरों की एक पोटली बनाकर उन्होंने संदूक में रख लिया और सोने के अशर्फियों का परिणाम देखकर उन्हें लगा यदि वे इन्हें गिनने में लग जाएंगे तो दिन ढल जाएगा, तब भी शायद गिनती पूरी ना हो। यदि इन सोने की अशर्फियों को तोल लिया जाए तो काम चल जाएगा। ये विचार मन में आते ही उनके सामने समस्या आई। तोले तो कैसे तोले, घर में तो तराजू ही नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बिरजू के घर से तराजू ले आता हूँ। उसके पास तराजू जरूर होगा क्योंकि वह पसारी का काम जो करता है उसका पुश्तैनी तरह तरह के तराजू है उसके पास। बिरजू का ख्याल उसके मन में दो कारणों से भी आया। एक तो बिरजू उसका बचपन का दोस्त था और दूसरा ये वह उसके घर के बिल्कुल पास में ही था। मन में तराजू का ख्याल आते ही घोनुजा बिरजू के घर की ओर चल पड़ा। बिरजू उस समय अपनी भैंसों के लिए चारा तैयार करने में लगा था। घोनुजा को अपने घर आया देखकर वह चकित सा हुआ, पर आगे बढ़कर पूछा, क्यों भाई घोनुजा, इतने सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखें छड़ी हुई है, रात भर सोए नहीं क्या? घोनुजा ने कहा, बिरजू तुमने ठीक कहा, रात को सोया नहीं। अभी तुम मुझे तराजू और बाट दे दो, जरा जल्दी में हूँ, चैन से बैठूंगा तो बातें भी करूंगा। बिरजू तराजू लेने के लिए अपने घर के अंदर गया तो शंका तो था ही मन सोचने लगा, आखिर क्या बात है? घोनुजा रात भर सोया नहीं और सवेरे सवेरे तराजू लेने आ गया। आखिर वह रात में जागा क्यों? तराजू पर इतने सवेरे क्या तोलेगा? अपने संदेह को प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ी सी ले तराजू की पैंदी में ये सोचकर लगा दी कि घोनुजा इस तराजू से जो भी कुछ तोलेगा उसका कुछ अंश इसमें जरूर चिपक जाएगा। उसने घोनुजा को तराजू और बाट दे दिए। घोनुजा तराजू और बाट लेकर अपने घर आ गए। सोने की अशर्फियां तोलना उन्होंने एक छोटी बोरी में भरकर संदूक में रखा और तराजू वापस करने के लिए चले तो देखा तराजू के पेंदे में एक सोने की अशर्फी चिपकी हुई है। उन्होंने समझ लिया बिरजू ने तराजू के पेंदे में लेई लगाई है। शायद वह ये जानने को उत्सुक था कि मैं क्या तोलूंगा। घोनुजा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और उन्होंने तराजू के पेंदे में श्रवण मुर्दा को ठीक से चिपकाया और तराजू बिरजू को लौटा आए। घोनुजा को विश्वास था अब श्रवण मुद्राएं तोले जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी, क्योंकि वे जानते थे कि बचपन से ही बिरजू के पेट में कोई बात नहीं पचती है। उसके पास जो भी नई सूचना होती उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताने में उन्हें आनंद आता है और घोनुजा चाहते हैं कि गांव वालों को जानकारी मिले कि घोनुजा के पास हजारों श्रवण मुद्राएं हुआ करती है। यही दिन चढ़ते ही घोनुजा के पास बधाई देने के लिए लोग आने लगे। उनका मकसद बधाई देना कम, ये जानना जरूरी था कि आखिर घोनुजा के पास इतना धन आया तो आया कहां से। श्रवण मुद्राएं गिनने की जगह उन्हें तोलना पड़ा। बिरजू भी इन जिज्ञासु में था। घोनुजा ने अपने दरवाजे पर खड़े ग्रामीणों को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, ये वही लोग हैं जिनके द्वारा उड़ाई गई अफवाह के चलते उनकी प्यारी सी भैंस को महाराज ने मरवा दिया था। अतः में बिरजू ने जब उनसे बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर धन का रहस्य जानना चाहा तो घोनुजा बोले, भाई बिरजू तुमसे क्या छुपाना, भैंस के मरने के बाद मैंने उसकी खाल उतरवा ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था
गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक पिशाच रहता है। उसे भैंस की खाल बहुत भाती है और वह भैंस की खाल के लिए जितना चाहो उतना धन देता है। मैं रोज रात को बरगद के पेड़ के पास भैंस की खाल लेकर जाता था। कल अमावस्या की रात को वह पिशाच मुझे मिल गया और उसके बाद उसने मुझे भैंस की खाल लेकर स्वर्ण मुद्राएं दी। उस पिशाच ने मुझसे और भी भैंसों की खाल देने को कहा, क्योंकि उस पिशाच की बेटी की शादी है और वह हर एक बाराती को एक एक खाल देने का फैसला कर चुका है। पिशाच ने मुझसे कहा कि धन की चिंता मत करो, भैंस की खालों के लिए वह मुझसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मेरे पास अब कोई भैंस नहीं है कि उन्हें मारकर पिशाच को बेचाऊं, इसलिए जो मिल गया उसी से संतोष कर रहा हूँ। वैसे भी कहते हैं लालच बुरी बला है। ग्रामीणों को तो मानो खजानों की चाबी मिल गई हो। सभी खुशी खुशी लौटे। घोनुजा को ग्रामीणों की चाल देखकर समझ में आ गया कि वे जो चाहते थे वह हो गया। दूसरे दिन पूरे गांव में दूध के लिए हाहाकार मच गया। गांव की जितनी भी भैंसें थी मारी जा चुकी थी। खाले उतरवाकर इन भैंसों को खेतों में दफना दिया गया था। गोनूजा तक बात पहुंची तो मैं मन ही मन बुदबुदाने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर गुनगुनाने लगे, लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला है। गोनूजा ने देखा ग्रामीणों का झुंड रोज रात को गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास हाथों में भैंसों की खाल लेकर जाता और सुबह तक इंतजार करने के बाद लौट आता। इनमें बिरजू भी था। घोनुजा उन्हें देखकर मन ही मन खूब हंसते और मस्ती में आकर गुनगुनाने लगते, लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला है। अंत में अमावस्या की रात भी आकर गुजर गई। ग्रामीणों की भैंस की खाल खरीदने के लिए कोई पिशाच नहीं आया। बरगद के पेड़ के पास जो सन्नाटा पसरा था पसरा ही रहा। एक के बाद दूसरी अमावस्या की रात जब यूं ही गुजर गई, तब ग्रामीणों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया शुरू कर दिया। दूध के अभाव में गांव में त्राही त्राही मची थी और सभी गांव वालों के खेतों से भैंस के सौ के सड़ने के कारण सड़ाक भर पैदा होने लगी। हारे और क्रोध से उफनती ग्रामीणों का जत्था अब और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं था। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। वे सब गोल बंद होकर राज दरबार में अपनी फरियाद लेकर गए। महाराज ने उन्हें कहा, महाराज, गोनूजा के कारण आज गांव में एक भी भैंस जीवित नहीं है। हमने उसके बहकावे में आकर अपनी भैंसें मार डाली। दूध के लिए तरस रहे हैं और गोद के बच्चे दूध कटु हो रहे हैं। मवेशियों के शवों को सड़ने से पूरे गांव में संक्रामक रोग फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। महाराज को गोनूजा पर बड़ा ही गुस्सा आया। पहरेदारों को भेजकर उन्होंने गोनूजा को दरबार में हाजिर होने को कहा। गोनूजा मानसिक तौर इस स्थिति के लिए तैयार थे। वे महाराज के दरबार में हाजिर होकर महाराज से कहा, नमस्कार किया। महाराज ने ग्रामीणों द्वारा उनके ऊपर लगाए गए अभियोग के बारे में उनसे जवाब तलब किया तो गोनूजा ने मुस्कुराते हुए अपनी सहज से कहा, महाराज, इनसे आप ये पूछे, क्या मैंने उनकी भैंसों को मारने की सलाह दी? ये मुझसे ये पूछने आए थे कि मेरे पास इतना धन कहाँ से आया। क्योंकि इनका प्रश्न कपूर कलिप्त था, इसलिए मैंने इन्हें भैंस की खाल की कथा सुना दी। यानी कपोल कलिप्त प्रश्न का उत्तर कपोल कलिप्त रूप से में ही दे दिया। और महाराज, इन्हें कथा सुनने के बाद मैंने ये नीति वाक्य कई बार दोहराया, लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला है। मगर इन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास है। पिशाच और बेताल लोग अस्तित्व को ये स्वीकारते हैं, पूजते हैं, इसलिए इन अंधविश्वास वाले मस्तिष्क में लालच नहीं करने की सलाह का कोई अर्थ नहीं पनपा। अब आप ही कहे महाराज, क्या मैं इनकी करने का दोषी हूँ? यदि आपको मैं दोषी लगूं तो आप जो सजा चाहे मुझे दे सकते हो। महाराज ने
ग्रामीणों के जत्थे की ओर देखा। सभी अब चुप थे, आंखें नीची किए खड़े। महाराज समझ गए ग्रामीणों ने अपनी लालच में भैंस गुवाई है। उन्होंने घोनुजा को वह सामान वापस भेज दिया, जबकि ग्रामीणों को उनकी मूर्खता के लिए फटकार लगाई। ग्रामीण महाराज के पास से अपना समूह लेकर लौटे। महाराज ने राज्य की ओर से गांव के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करा दी, क्योंकि ये उनका राजधर्म था। और घोनुजा की मस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला।